पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। 3 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी बिहार में थे और जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले गए, अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम बनाए गए और उनके पहले प्रभारी बदले गए, कृष्णा अल्लाह बारू बनाए गए और कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग हुई बिहार में। इसके बाद राहुल गांधी पहली बार, 3 महीने में तीसरी बार और बदलाव के बाद पहली बार। देखिए, आगे चुनाव भी है और राहुल गांधी ने जो आज कहा है उसे डिकोड किया जाना आवश्यक है। यह समझना आवश्यक है कि कांग्रेस को क्या सवर्ण जातियों से मोह भंग हो गया है, अपर क्लास से। क्योंकि आज पटना में राहुल गांधी बेगूसराय में भी थे, कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा की, तो आज पटना में संविधान बचाओ, जो वह पूरे देश में जहां रैलियां करते हैं, संबोधन करते हैं, उन्होंने यह बात कह दी कि देश में, लेकिन हम इसे बिहार पर लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार देश को निर्देशित करता है। तो उन्होंने कहा कि जो अपर क्लास के लोग नहीं हैं, मतलब जो भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ नहीं है, वे सारे के सारे सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, आखिरी वाक्य तो यही था, कि बिहार में हम गलतियां कर रहे हैं। बिहार में जो काम हमें पहले करना चाहिए था वह हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम मजबूती से करेंगे। गठबंधन की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा, देखिए, जब उन्होंने कहा गलतियां कर रहे थे, उन्होंने कहा अध्यक्ष हमने बदला, मतलब राजेश राम को बनाया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया। और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात कर दी। उन्होंने कहा कि पहले जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, 2/3 वे सवर्ण थे और अब जो बने हैं वे 2/3 ओबीसी, ईबीसी और दलित और महादलित हैं। तो देखिए, सवर्णों के लिए तो राहुल गांधी के भीतर कुछ बचा नहीं। और जब वे कह रहे थे कि यदि आप अपर क्लास को छोड़ दे तो बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितनी जातियां हैं, वह सेकंड क्लास सिटीजन हैं। तो बिहार में देखिए, बात तो देश की भी होगी। बिहार में 1990 से आज 2025, 35 साल से ओबीसी का शासन है, सामाजिक न्याय का शासन है। लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। तो क्या इन 35 वर्षों में भी यह सेकंड क्लास सिटीजन ही रहे? देखिए, राहुल गांधी कहते हैं आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो जाइए, आप आईआईटी के प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन सरकार और देश का सिस्टम ऐसा है कि इसके आगे आप कुछ नहीं हो सकते हैं। बैंकों से लोन नहीं मिलेगा, आप अपना अस्पताल खड़ा नहीं कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी टांग अड़ाएगी। लेकिन मैं पटना की गवाही देता हूं अजीत जी, इन 35 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। यह सही है कि सवर्णों का वर्चस्व टूटा है। अब पता नहीं राहुल गांधी को क्यों लग रहा है, आप पटना को आप भी जानते, पटना में लेमन ट्री होटल है, क्या हुआ ओबीसी का नहीं है? पटना में पाटलिपुत्रा बिल्डर है, बड़े बिल्डर है। पटना में नूतन बिल्डर है, बड़े बिल्डर है। पटना में स्कूलों की बड़ी श्रृंखला है। पटना में फोर्ट हॉस्पिटल है, वो ओबीसी नहीं है? तो यह कह देना कि अपर क्लास वाले ही फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और बाकी सारे सेकंड क्लास सिटीजन हैं, यह बात समझ में आई नहीं। और राहुल गांधी की बात से तो यह लगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह और मदन मोहन झा को अध्यक्ष बनाना एक भूल थी, जिसका परिमार्जन कर लिया गया है राजेश राम को अध्यक्ष बनाकर। तो क्या अब बिहार में सवर्ण जातियों का वोट कांग्रेस को भी नहीं चाहिए? बीजेपी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जो कांग्रेस में इधर उधर भटक रहे थे, अब फिर इकट्ठा हो जाओ। कन्हैया कुमार क्या है? और फिर उन्होंने कहा तेलंगाना में जो हमने जातिगत आरक्षण कराया है वह कर रहे सोशल एक्सरे। बिहार के बारे में उन्होंने यह बात नहीं कही और उन्होंने कहा कि तेलंगाना की रिपोर्ट हम रख दें तो डेवलपमेंट का मॉडल बदल जाएगा। वे कह रहे थे जीएसटी का जो पैसा दिया जाता है, यह राहुल की इकोनॉमिक्स है, वह सारा पैसा अदानी और अंबानी के पास जा रहा है,
सिर्फ 5% लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और 10-15 लोगों का कब्जा है। तो वह कह रहे थे कि तेलंगाना में एक भी फैक्ट्री, एक भी जो सीईओ हैं और मालिक हैं, वह इन जातियों के नहीं, लेकिन बिहार में है। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार में है और बिहार में नए लोगों का अभ्युदय हुआ है। बिहार के बिल्डर्स को देख लीजिए, बिहार के स्कूल प्रमोटर्स को देख लीजिए। अभी अभी पटना में मेडिकल कॉलेज खुला है, वह भी अपर क्लास के नहीं है, है? उमाशंकर प्रसाद ने खोला है। तो यह राहुल गांधी बिहार में आकर चुनाव के पहले कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या एक साथ सबन को झटक देना है और वह हासिल कर लेंगे जो हासिल करना चाहते हैं? लालू यादव और तेजस्वी यादव से छीन लेंगे, सब कुछ कांग्रेस की झोली में आ जाएगा। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें एक तो पहलू इसका यह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा या कांग्रेस क्या राजनीति करना चाह रही है, राहुल गांधी क्या राजनीति करना चाह रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लालू यादव के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होगा, मतलब आरजेडी के साथ जो अलायंस है कांग्रेस का, उस अलायंस पर क्या असर होगा। इन दोनों दृष्टिकोण से, दोनों नजरिए से इस उनके भाषण को देखने की जरूरत है कि कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स इससे कैसे इंपैक्ट हो रही है, कैसे उसका प्रभाव पड़ रहा है कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर। देखिए राहुल गांधी अभी नए नए इस राजनीति में उतरे हैं, मतलब 1.5 साल पहले ही वो इस राजनीति में आए हैं। 1.5 साल पहले ही उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं कि ओबीसी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और जो पिछड़ी और जाति के लोग या दलित हैं या जो दूसरे लोग हैं, गैर सवर्ण जो हैं, वो 2 दर्जे के नागरिक हैं। ये बात उनको 1.5 साल पहले हमको लगता है कि समझ में आई। 2 साल पहले, आप 2 साल कह सकते हैं कि 2 साल पहले उनको ये बात समझ में आई है और उसके बाद से वो ज्यादा एक्टिव हो गए। और 2 साल पहले भी उनको ये बात नीतीश कुमार ने ही समझाई थी, उसके पहले उनको समझ नहीं थी इस बात की। जब वो 18 साल से 20 साल से सांसद हैं, अभी तब भी 18 साल के सांसद थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। तब तक वो ये बात नहीं जानते थे कि इसमें पिछड़ी जातियां वगैरह जो देश में हैं और वो 2 दर्जे के हैं, वो एक सहज राजनीति करते थे जो कांग्रेस की राजनीति थी। कांग्रेस की ने जो आइडिया ऑफ इंडिया बनाया था, कांग्रेस की आइडिया ऑफ इंडिया की राजनीति थी जो आजादी की लड़ाई के मूल्यों से बनी थी, जिसमें हर व्यक्ति शामिल था, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जिस जाति का हो, जिस समुदाय का हो, वो आजादी की लड़ाई में शामिल था। उन मूल्यों पर कांग्रेस बनी थी और वही कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया का जो कांग्रेस का आइडिया था उस पर राजनीति होती थी। नीतीश कुमार मिले उनसे 2023 के मार्च अप्रैल में, 2 साल हो गए, और उन्होंने समझाया कि अगर बीजेपी को चैलेंज करना है, बीजेपी को चुनौती देनी है, तो हम लोगों को ऐसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए है जो बहुजन की पॉलिटिक्स हो। तो बहुजन की पॉलिटिक्स का मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की राजनीति हम लोग करें। ये बात राहुल गांधी पहले तो सुनने को भी राजी नहीं थे और ये हम फर्स्ट हैंड आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी नीतीश कुमार से बात करने और उनकी बात सुनने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ थी कि 2015 में उन्होंने नेता बनवाया था और नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया था, तो नीतीश कुमार की बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन खड़गे जी ने कहा कि नहीं सुना जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर मीटिंग हुई और वहीं पर नीतीश कुमार ने ये आइडिया बेच दिया राहुल गांधी को, और तब से वो इस आइडिया को पकड़ करके बैठे हुए हैं। उसके पहले तो राहुल गांधी वो नेता थे जिन्होंने खुलेआम कहा था कि हम कौल ब्राह्मण हैं, वो अपने को कौल ब्राह्मण कहा था उन्होंने, और कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिक्स थे वो कर रहे थे। तो जब 2 साल पहले ही वो इस राजनीति में उतरे हैं, तो ज्ञानेश्वर जी, एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, क्योंकि उसको साबित करना होता है। तो राहुल गांधी को भी अभी नए नए इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उनको साबित करना है कि हम पिछड़ों के असली हित ऐसे हैं। तो उसके लिए आपको ऐसी बातें कहनी होती हैं, एक तरह से शॉक देना होता है, ऐसी बातें कहनी होती है कि तत्काल उसकी तरफ अटेंशन जाए। तो वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए जितने ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, हम लोगों का जितना राजनीतिक करियर है, उतने दिन से हम लोग ओबीसी की ही पॉलिटिक्स देख रहे हैं। उसके पहले भले हम लोगों ने शुरू किया हो, लेकिन पॉलिटिक्स हम लोग ओबीसी की ही देख रहे हैं, बिहार में भी और काफी हद तक राष्ट्रीय स्तर पर भी। उस पॉलिटिक्स में हमने किसी भी ओबीसी नेता को इस तरह से बात करते नहीं सुना है, क्योंकि उसको इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में जिसकी आइडेंटिटी बहुत स्पष्ट है, जो उस धारा को बिलोंग करता है, उस समाज को बिलोंग करता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। उसने कभी किसी ने भी, लालू यादव को भी हमने देखा, और उनकी बदतमीजियां भी एक समय थी, जो किसी के साथ कुछ भी करते थे, कुछ भी कहते थे, तब भी हमने नहीं सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उठा करके कहे कि कौन जाति का, इसमें कितना ओबीसी जाति का है। वो कभी लालू यादव ने नहीं कहा, कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा, कभी शरद यादव ने नहीं कहा, कभी किसी के मुंह से हमने नहीं सुना कि वो पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं।
या जनसभा में हाथ खड़े करवा रहे हैं लोगों से, अधिकारियों की जाति पूछ रहे हैं कि कितने सचिव ओबीसी हैं, और राहुल गांधी ने तो एक दिन ये भी पूछ दिया था कि कोई मिस इंडिया भी ओबीसी नहीं है। तो ये पूछने की जरूरत कभी किसी ओबीसी लीडर को नहीं पड़ी थी, या जो बाई हार्ट बाई कोर जो सोशलिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट विचारधारा के, या दक्षिणपंथी राइट विंग के भी लोग थे, बीजेपी के लोग, हम उनको भी उसी सोशलिस्ट धारा का मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भारतीय जनता पार्टी है वो जयप्रकाश नारायण की बनाई जनता पार्टी से ही टूटा हुआ एक धड़ा तो है। 1977 में जैसा अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सबने अपनी नौकाएं जला दी थी और सब जनता पार्टी के जहाज पर सवार हो गए थे, तो 80 में जनता पार्टी से निकल करके तो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट जितने इस तरह की धारा के लोग थे, उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। राहुल गांधी ओबीसी में भी, मिस इंडिया में भी ओबीसी खोज रहे थे, तो उनको कहने की जरूरत इसलिए, हम अभी ये बात एट लेंथ इसलिए समझा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स समझ में आएगी राहुल गांधी की कि वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो ओबीसी पॉलिटिक्स में चूंकि वो 2 साल पहले आए हैं, इसलिए उनको बहुत जोर जोर से बोलने की जरूरत है, बहुत जोर जोर से बोलने की जरूरत है, और बताने की जरूरत है कि हम ओबीसी, पिछड़े, दलित के हम हितैषी हैं, ताकि उन तक मैसेज पहुंचे, ज्यादा मतलब स्प्रेड करे, ज्यादा जल्दी मैसेज कन्वे हो उनका। सकल तरीके से, सहज तरीके से कह के वो ये मैसेज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए वो बहुत हार्श वर्ड्स में, बहुत कठोर शब्दों में ये बातें कहते हैं, और ये बात ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। अल्टीमेटली ये क्यों कहते हैं, उसका एक कारण है, बहुत मतलब लेजिटिमेट कारण है, जो कांग्रेस के तमाम जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है। राहुल गांधी अभी अगले साल, 2 साल, 5 साल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं। पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स अभी सोचना शुरू कर दिया कांग्रेस ने, चूंकि हमको उनके एक आधे स्ट्रेटेजिस्ट जो है, जो जानते हैं, उन्होंने ये बात बताई कि पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स क्या होगी, पोस्ट मोदी एरा क्या होगा। पोस्ट, जैसे हम लोग अभी चर्चा करते हैं और बार बार कहते हैं ज्ञानेश्वर जी आपके साथ हम लोग बातचीत में, कि पोस्ट नीतीश एरा में, पोस्ट नीतीश पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी है, वैसे ही पोस्ट मोदी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी होंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई लीडरशिप उस तरह की नहीं है जिस तरह से अभी राहुल की बन रही है। तो उस समय राहुल कैसे सक्सेसफुल होंगे, लीडरशिप तो हो जाएगी सबसे बड़ी, लेकिन अगर बहुजन का वोट नहीं आया तो कैसे कांग्रेस सक्सीड करेगी। नरेंद्र मोदी की जगह तो लीडर हो जाएंगे वो, लेकिन नरेंद्र मोदी वाला वोट कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए उनको इस तरह की बातें करने की जरूरत होती है। ये एक इनोसेंट सी कोशिश है उनकी मंशा कुछ नहीं है, उनकी मंशा फॉरवर्ड्स को अपमानित करने की नहीं है, फॉरवर्ड्स को दूर कर देने की नहीं है। वो अल्टीमेटली, आज देखा आपने, हमने वीडियो देखा, आपने भी देखा कि हवाई अड्डे पर उनको रिसीव किया अखिलेश प्रसाद सिंह ने, और बेगूसराय में कन्हैया कुमार के कंधे से कंधा मिला करके चले, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो भूमिहार नेता उनके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या दिल्ली में केसी वेणुगोपाल बैठ करके उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, या जयराम रमेश उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, या पवन खेड़ा उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी को वो नहीं डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, लेकिन जो पॉलिटिक्स आगे उनको करनी है, उस पॉलिटिक्स में बहुजन की राजनीति उनको करनी है। उस बहुजन राजनीति के लिए, और चूंकि वो उस बहुजन राजनीति के नए नए प्लेयर हैं, और दूसरे उनकी आइडेंटिटी बहुजन वाली नहीं है, वो खुद अपने को कौन ब्राह्मण बता चुके हैं, तो उनको ज्यादा जोर जोर से बोलना है, ओबीसी की बातें ज्यादा जोर जोर से करनी है, इसलिए वो बातें कह रहे हैं। वो उनको पॉलिटिक्स वही करेंगे जो आइडिया ऑफ इंडिया में कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है, उसमें पिछड़ों की जगह होगी, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी अब ये लाइन पकड़ चुके हैं कि हम आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। आज भी उन्होंने पटना में कहा कि जो 50% आरक्षण की सीमा है हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और आरक्षण बढ़ाएंगे। अब जयराम रमेश ने तो यहाँ बजाबता एक प्रपोजल चला दिया कि निजी सेक्टर में भी आरक्षण दीजिए, जो इसके पहले रामविलास पासवान और लालू यादव वगैरह की पार्टी के लोग कहते थे, या रामविलास पासवान तो हमेशा कहते थे, शरद यादव भी कहते थे। तो उस पॉलिटिक्स में वो गए हैं, और उनकी आइडेंटिटी उस पॉलिटिक्स की नहीं है, उनकी पार्टी की विचारधारा उस पॉलिटिक्स की नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा जोर जोर से ये बातें कहनी है। तो इससे ज्यादा अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बाकी जो बातें आपने कही उन पर अगर हम लोग बारी बारी से आएंगे, जैसे आपने कहा कि, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गलती की, हम पहले ये काम करना चाहिए था, वो काम हम लोगों ने देरी से किया। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात कह रहे हैं वो, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर के लिए भी कह रहे हैं क्या ये बात वो? भाई नहीं ना, ये बात बिहार के लिए में कहा, हाँ बिहार के संदर्भ में कहा, लेकिन ये लागू तो पूरे देश के लिए होगा ना भाई। फिर इसका मतलब कि सोनिया गांधी कोई 18 साल, और फिर अपने राहुल गांधी 1.5-2 साल जो अध्यक्ष रहे, वो कोई गलती थी क्या, वो कोई गलत काम? बिल्कुल।
भाई सोनिया गांधी तो सीताराम केसरी को हटा करके अध्यक्ष बनी थी, हम्म और सीताराम केसरी पिछड़ी जाति से आते थे बिहार के। हम्म नरसिंह राव के बिल्कुल बाद वो बिल्कुल, कांग्रेस बहुत के सवाल अध्यक्ष है, बने। बिल्कुल सही बात है। सीताराम केसरी को हटाकर आप अध्यक्ष बनी थी जी। हाँ, सीताराम केसरी को हटा के क्या मतलब, उनको घसीट करके हटाया गया, मीटिंग से निकाला गया और बाथरूम में बंद कर दिया गया था। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी तो सीताराम जी। केसरी को हटाने के लिए कितने नाटक हुए। तो हम्म ये तो इतिहास में दर्ज है जो बातें हैं। आपने सीताराम केसरी, एक पिछड़ी जाति के नेता को हटा करके सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, और बिल्कुल। लगातार 19-18 साल तक अध्यक्ष रहे, 18 साल तक। हम्म फिर उसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बने, उनके बाद ट्रांसफर हुआ राहुल गांधी को, और हम्म फिर राहुल गांधी ने जब छोड़ दिया तो फिर सोनिया गांधी ने संभाला। अब हम्म जाकर के आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया। जी। तो ये जो प्रयोग आप बिहार में कह रहे हैं, पर बिहार में कौन सा प्रयोग नहीं हुआ भाई? बिहार में क्या इसके पहले दलित अध्यक्ष नहीं हुए, पिछड़े अध्यक्ष नहीं हुए, कि मुसलमान अध्यक्ष नहीं हुए? बिहार में तो सब बिल्कुल प्रयोग हुए ही ना। जी। तो वो ये कोई एक सोच करके, ये प्लान करके आप सिर्फ कि हमको सिर्फ पिछड़ा बनाना है या सिर्फ दलित बनाना है, फिर आप क्वालिटी को, आप अपनी पार्टी के नेताओं की तपस्या को, जो आदमी बरसों से आपके यहाँ झंडा ढो रहा है, उसके साथ तो आप अन्याय करेंगे ना भाई। आप अगर प्रेमचंद बिल्कुल मिश्रा को बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे हैं या मदन मोहन झा को कुछ नहीं दे रहे हैं आप, तो आप अपने पुराने मजे हुए नेताओं को, जिन्होंने जीवन खपा दिया आपकी पॉलिटिक्स में, उनके साथ जी। अन्याय तो करेंगे। बिल्कुल। तो ये भी तो ठीक नहीं है। और आप देखिए, आपने मदन मोहन झा का नाम लिया, मुझे देखिए 2005 ही याद है। मनीगाछी विधानसभा तब हुआ करता था और तमाम कांग्रेसी नेता जेडीयू की ओर, नीतीश कुमार की ओर जा रहे थे। मदन मोहन झा के पिताजी नागेंद्र झा, देखिए तो तब शायद जिंदा ही थे, शायद शायद या उसके पहले निधन हो चुका था। तो नीतीश कुमार का संदेशा मदन मोहन झा के पास पहुंचता है, संयोग से हम वहीं बैठे थे, कि आप इधर आ जाइए। मदन मोहन झा ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस के झंडे में ही मेरी सब यात्रा निकले। सोचिए, जी सोचिए, तो आपके पास ऐसे कमिटेड नेता हैं और ऐसे ही कमिटेड वोटर भी हैं आपके पास, तो बिल्कुल आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आपने जी। अगर मदन मोहन झा को अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस का, बिहार प्रदेश कांग्रेस का, तो ये कोई कृपा नहीं थी, वो डिजर्व करते थे। उन्होंने अपनी तपस्या की थी, जीवन भर की तपस्या का प्रतिफल था वो, जो वो अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है आपने अभी राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, तो ये राजेश राम के जीवन की तपस्या का फल नहीं है। जी। राजेश राम कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की तैयारी नहीं कर रहे थे, ना तैयारी कर रहे थे, ना उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने अपने एक राजनीतिक समीकरण के में वो फिट बैठ रहे हैं, इसके लिए आपने उनको अध्यक्ष बनाया। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी प्रयोग होते हैं राजनीति में, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है या कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए। लेकिन जो आप सिर्फ इस आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं कि वो अगली जाति का है और आपके हिसाब से क्लास 1 का सिटीजन है, और आपको क्लास 2 के सिटीजन या 2 दर्जे का नागरिक जिनको आप कह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना चाहिए। ये अफर्मेटिव एक्शन इसी से चल रहा है, इसी के लिए अफर्मेटिव एक्शन है, संविधान के साथ। देखिए आपने यह कौन सा संदेश दे दिया? देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, आला कमान है, कि हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में जो 2/3 सवन थे उन्हें हटाकर पिछड़ी, अति पिछड़ी और ओबीसी ईबीसी को बना दिया। यह बात आप नहीं भी बोल सकते थे, लेकिन आपने यह संदेश दिया कि हमने अगरों को हटा दिया और इन्हें, तो अगरे जो आपकी ओर देख रहे थे, जो यह मानते थे कि गठबंधन में राजद वाले तो टिकट देंगे नहीं लेकिन कांग्रेस जरूर देगी, उन्हें तो निराशा हुई होगी आज। देखिए, हमने कहा ना कि जो मुकाबला है, किससे मुकाबला है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जिनकी एक अति पिछड़ी जाति के होने की पहचान स्टैब्लिश्ड है। और आपको याद होगा जब ये सरकार बनी, ये जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, या इसके पहले जब दूसरी सरकार में उन्होंने कैबिनेट का अपना रिशफल किया था, तो अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराता है प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री भी कराते हैं सदन में, तो उन्होंने सबकी जातियां बताई थी। उन्होंने कहा था कि 36% या 37% पिछड़ी जाति का है, इतनी दलित जाति का है, इतने, तो उन्होंने ये जाति बताई थी सबकी, सदन में बताया था कि हमने, और बार बार कहते हैं कि हमने जितना ओबीसी नेताओं को महत्व दिया है, आगे बढ़ाया है, उतना किसी ने नहीं दिया। तो वो खुद आते हैं पिछड़ी जाति से, और उन्होंने पिछड़ी जाति के नेताओं को स्टैब्लिश किया है। अब उनसे मुकाबला नीतीश कुमार को करना है, ये माफ करिए, राहुल गांधी को करना है, तो उनको उनकी तरह भी बोलना है, बल्कि उनसे ज्यादा जोर जोर से बोलना है, क्योंकि एक तो आपकी आइडेंटिटी भी उस तरह की नहीं है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं वो, अगर टिकट देना है। अब आइए उसके बाद पर जो आपने कहा कि निराश हुए होंगे फॉरवर्ड लोग, तो देखिए फॉरवर्ड लोगों को उस तरह की निराशा भारतीय जनता पार्टी से भी है, और उस तरह की निराशा जनता दल यू से भी है, ये आरजेडी से तो है ही। ये वो मान के चल रहे हैं जितने सवर्ण हैं कि उनको कोई बड़ा मुकाम राजनीति में नहीं मिलने वाला है, कोई बड़ा पद नहीं मिलने वाला है,
और ये आयरनी देखिए, राहुल गांधी जिसको कह रहे हैं कि क्लास 1 का सिटीजन है, वो बिहार में 2 दर्जे का भी नागरिक नहीं है, उससे भी नीचे का नागरिक है। बिल्कुल बिहार में बिल्कुल। जो अपनी जाति के लोग हैं, राजनीतिक नजरिए से आप देखें, राजनीतिक नजरिए से, तो वो जी। 2 क्या तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं। हम्म। भाई उनकी राजनीति में क्या जगह है? बिल्कुल। राजनीति में उनकी क्या जगह है? उनको जाकर के लालू यादव का दरबार करना है, उनको जाकर के नीतीश कुमार का दरबार करना है, उनको जाकर के जी सम्राट चौधरी का दरबार करना है, उनको जाकर के जी दिलीप जायसवाल के यहाँ दरबार लगानी है। जी उनको उनके वो तो तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक हैं। जी। राहुल बिल्कुल गांधी कह रहे हैं कि अगड़े जो हैं वो प्रथम श्रेणी के नागरिक है। अरे बिहार की राजनीति में तो चौथे दर्जे के नागरिक है, उनको कौन पूछ बिल्कुल रहा है? बिल्कुल। उनको जाकर के रिक्वेस्ट करके और हाथ पैर जोड़ करके अपने लिए टिकट लेना है। जो टिकट बच हम्म जाएगी, जो सीटें बच जाएंगी, उसमें से वो लोग दे देंगे। तो हम्म। इस बात को राहुल गांधी भी, उनको राजनीतिक रूप से इतनी समझ तो होगी कि वो समझ रहे हैं कि कहाँ खड़े होकर के हम क्या कह रहे हैं। जी। जिस जगह पर सवर्ण की आबादी 15.5% है, जिसमें हम्म 5.5% मुस्लिम सवर्ण है, जिसमें हिंदू सवर्णों की आबादी ही 10% है जिस प्रदेश में, वहां आप जबरदस्ती, जहां 35 साल से ओबीसी का राज है, जहां उस जी। 35 साल के पहले भी ओबीसी राजनीति बहुत मजबूत रही है, जहां उस हम्म 35 साल से पहले भी समाजवादी राजनीति की एक बड़ी मजबूत धारा रही है। उनको पता नहीं बिल्कुल। कांग्रेस का इतिहास उन्होंने अगर पढ़ा होगा, ध्यान होगा ही कि जब जी। कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आजादी से पहले, और हम्म। कांग्रेस के अंदर जब सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो जयप्रकाश नारायण भी उसके नेता थे, जो बिहार के बिल्कुल रहने वाले थे, बल्कि एक तरह से लीड कर रहे थे। आचार्य कृपलानी भी उसमें थे, वो भी बिहार से ही राजनीति कर रहे थे। तो जो बिल्कुल। सोशलिस्ट धारा उस समय कांग्रेस के अंदर थी, उसके नेता भी बिहार के ही थे सारे लोग। तो हम्म। बिहार में तो हमेशा पिछड़ी जाति की सोशलिस्ट उसकी राजनीति की धारा रही है, मजबूत धारा रही है। वहां खड़े होकर आप कह रहे हैं कि जो पिछड़े हैं वो 2 दर्जे के नागरिक हैं। हमको तो लग रहा है कि ये पिछड़ों को ज्यादा खराब लगी होगी ये बात, कि हम जी। तो रूलिंग क्लास हैं। हाँ, भाई मैं हम तो कह तो रहा हूँ, मैंने तो उदाहरण दिए ना। अब तो देखिए, आप यदि आप बात करेंगे बिहार में डीएम की बात कर लीजिए, एसपी की बात कर लीजिए, तो उसमें किसकी संख्या कितनी, जो आपने कहा ना तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक रह गए हैं, हाँ, हैं? आप उनकी बात कर लीजिए, हैं? ठीक है ना। अब बिल्कुल वो बिल्कुल आपस में लड़ते हैं कि ओबीसी के इस जाति को ज्यादा मिल रहा है, ओबीसी की इस जाति को कम मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन अब तो बिल्कुल बिहार में क्या है कि जब मंडल की राजनीति चली, तो पॉलिटिकल पावर के लिए और अब काफी हद तक फाइनेंशियल पावर में भी अब पिछड़ी जातियां पीछे नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल। आगे निकल रही है, पॉलिटिकल पावर में भी और फाइनेंशियल पावर में भी। एक समय था, हाँ, सामाजिक स्तर पर जरूर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक धारणा भावना होगी जो हम्म वर्ण व्यवस्था की वजह से है। हम्म। हालांकि उसमें भी अब पहले की तरह का भेदभाव नहीं है कोई, लेकिन हम फिर भी सामाजिक मामले हों, धार्मिक मामले हों, उसमें हम कहीं मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत पूछ अगड़ों की भी है। लेकिन बिहार में बाकी तो कंपटीशन अजीत जी इस बात का होता है कि लालू यादव का शासनकाल रहा तो कितने यादव डीएमएसपी हैं? बिल्कुल बिल्कुल आरोप यह लगता है, विपक्ष लगाता है। और जब नीतीश कुमार होते हैं तो आरोप यह लगता है कितने कुर्मी डीएमएसपी या महत्वपूर्ण पदों पर। तो लड़ाई तो ओबीसी की दो जातियों में, मतलब यादव बनाम हाँ, कुर्मी, यादव बनाम लवकुश, यह देखने को मिलता है ना। हाँ, वही वही लड़ाई है बिहार में। जी और फिर यादव के साथ कौन पिछड़ी जाति एसोसिएटेड है तो उसका आदमी होगा, कुर्मी के साथ कौन एसोसिएटेड है तो उसका आदमी होगा आगे। जी। अगर कोई कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति अगर 4 साल कहीं कलेक्टर रह ले, तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई तुम कैसे रह लिए, क्या सेटिंग किए कि तुम इतने दिन कलेक्टर रह लिए। वो तो तो नारा लगा था ना, वो तो नारा लगाई था 2005 में ना कि कुर्मी को ताज, भूमियार को राज, भूमियार का हाँ, राज। हाँ, वही तो लोग पूछने लगते हैं कि भाई तुम्हारी क्या सेटिंग है कि तुम हो। तो जी ये सब करने के बाद भी वहां तीसरे चौथे दर्जे का नागरिक जो है वो फॉरवर्ड है। लेकिन जी राहुल गांधी ने ये बात कही है, तो उसके पीछे जो अब इसके आगे क्या पॉलिटिक्स करेंगे, जी आरजेडी बिल्कुल। पर आने के पहले हम लोग देखें तो हम्म उनको पता है, उनका अपना फीडबैक है, उनके पास भी सारे सर्वे की रिपोर्ट्स हैं कि फॉरवर्ड जो जातियां हैं उनको वो सत्ता में आने की लालसा नहीं रख रही है, जी और बहुत प्रैक्टिकल वोट करती हैं। अपना जहां कैंडिडेट होगा, जिस पार्टी का होगा, वहां उसको दे देंगे। ये बात बिल्कुल। राहुल गांधी के पास फिगर्स होंगे। अभी लोकसभा जी चुनाव का ही देखिए ना भाई, कि फॉरवर्ड जहां कैंडिडेट था, कि एकदम लड़ाई ऐसी हो गई। संजय जायसवाल इतनी मुश्किल में थे कि पश्चिम चंपारण सीट पर ब्राह्मण जा रहे थे मदन मोहन तिवारी के साथ, जी बिल्कुल जा रहे थे। बीजेपी उम्मीद कर बिल्कुल। रही थी, लेकिन ब्राह्मण जा रहे थे चूंकि कांग्रेस ने हम्म टिकट दिया था। ऐसे ही हम्म। अजीत शर्मा के साथ भागलपुर में जा रहे थे, आकाश के साथ, आकाश और प्रसाद सिंह के साथ वैशाली महाराष्ट्र में में जा देखिए ना, बीना रहे, देवी बनाम वैशाली में मुन्ना सोलह। हाँ मुन्ना भाई, सोलह के साथ जा महाराष्ट्र में रहे थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बनाम आकाश सिंह। आकाश सिंह। तो जी ये लड़ाई ऐसी हो गई, ये राहुल गांधी को पता है कि हम अगड़ी जाति के आदमी को टिकट देंगे तो वो वोट देगा, क्योंकि वो टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है। वो आजकल जी। उसकी टैक्टिक्स 2 लेवल पर चल रही है। एक टैक्टिक्स हम्म तो ये है कि किसी तरह से जुगाड़ करके टिकट ले लो, पहले तो टिकट लो। हम्म। चूंकि सारी पार्टियां जो अभी की जो पार्टियां हैं और जो सर्वोच्च लीडर हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, और अब तो कांग्रेस भी हो गई,
वो सब बैठ करके आरजेडी हो, उनको तय करना है कि किस जगह यादव लड़ाना है, कहाँ कुशवाहा लड़ाना है, कहाँ जो वैश्य लड़ाना है, कहाँ मल्लाह लड़ाना है, ये राजनीति कर रहे हैं लोग। भाई आप देखिए पार्टियों के सुप्रीमोस देखिए, मुकेश सहनी सुप्रीमो है, उपेंद्र कुशवाहा सुप्रीमो है, लालू यादव तेजस्वी यादव सुप्रीमो है, नीतीश कुमार मनीष वर्मा सुप्रीमो है, सम्राट चौधरी सुप्रीमो है, दिलीप जायसवाल सुप्रीमो है, और कांग्रेस के सुप्रीमो राजेश राम हो गए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पिछड़ा दलित जो है वो दूसरे दर्जे का है। भाई ये नहीं है, इस तरह की बातें कहा ना हमने पहले कि वो चूंकि जोर जोर से बोलना है उनको, चूंकि अभी इस फील्ड के वो नए खिलाड़ी हैं, तो उनको पता है कि फॉरवर्ड को टिकट देंगे तो वो टैक्टिकल वोटिंग करेगा, जहां उसका कैंडिडेट होगा वहां वो वोट कर देगा। और इस बहाने जो हम जोड़ना चाह रहे हैं, दूसरा वोट जो बहुजन का वोट जो हम जोड़ना चाह रहे हैं, वो कुछ आ गया, हमको उसमें डेंट करना है बीजेपी में। अगर वो आ गया तो फिर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। तो अब राजद पर आते हैं अजीत जी, अब राजद पर आते हैं। हाँ। देखिए राहुल गांधी पटना आने के पहले देखिए यह बात तो तय ही हो गई थी, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा और राजद बिहार में ड्राइविंग सीट पर है? लेकिन खींचतान और एक तरीके से यह दिखाया जा रहा था कि नहीं हम बराबर हैं, और लेकिन लालू यादव क्या है यह तो सब जानते हैं। और कृष्णा अल्लाबारू मिलने भी नहीं गए थे, राजेश राम भी मिलने नहीं गए थे, जबकि राहुल गांधी स्वयं आते हैं तो मिलने जाते हैं। तो कृष्णा अल्लाबारू ने दिल्ली में बीमार लालू यादव से एम्स में जाकर मुलाकात की, और राजेश राम ने कल जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तो मतलब जो संवादहीनता थी वह टूटी और फिर से एक बातचीत का रास्ता खुलेगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जो अंतिम रास्ता होगा वह अखिलेश सिंह के माध्यम से ही होगा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच का सेतु। तो ठीक है, लेकिन अब यह मान लिया गया कि देखिए आरजेडी के साथ ही मान सम्मान की बात जो कर ले, सीटों की बात कब होगी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के बिना आरजेडी की क्या ताकत है और आरजेडी के बिना कांग्रेस की क्या ताकत है। देखिए आरजेडी तो कहता है ना कि 32% मेरे पास है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, यादव पूर्ण रूपेण आपके साथ हैं, मुसलमान सीमांचल में हमारे साथ है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है यह सोचना है। लेकिन कृष्णा अल्लाबारू और राजेश राम की मुलाकात आरजेडी से। तो देखिए ये हम आज की ही कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस का कार्यक्रम हो गया। 3 बार राहुल गांधी पिछले 3 महीने में पटना गए और तीनों बार कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम किया। ये देखिए दूसरी एक तरफ एक पूरे प्रदेश में एनडीए की जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो लगभग सारी पार्टियों का एक साथ हो रहा है। अब कोई भी पार्टी अकेले अपना कार्यक्रम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के पहले सीमेंटेड करना है अपने अलायंस को, अपने वोट, अपना जो सोशल बेस है उसको एकजुट करना है, तो सबको साथ जाना चाहिए। लेकिन आज भी देखिए कि कांग्रेस ने अपना अलग कार्यक्रम किया। तीसरी बार गए राहुल गांधी और आरजेडी के लोग नहीं शामिल हुए। भाई आज बेगूसराय में बहुत ही बड़ा जलवा था, बड़ी भीड़ जुटी थी और बहुत लोग थे जब राहुल गांधी पैदल चले। तो एक करिश्मा भी है और लोग देखना भी चाहते हैं राहुल गांधी को। लेकिन अगर सोचिए आप आरजेडी भी उसमें शामिल होती तो उसका इंपैक्ट कितना गुना बढ़ जाता। अभी देखिए परसों आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष परसों शेखपुरा में थे, और जब सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष थे तो सभी पार्टियों के नेता और दावेदार, चाहे वह जेडीयू के रणधीर सोनी हो, चाहे आरएलएम के राहुल कुमार हो, शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था, ठीक है। और उस शक्ति प्रदर्शन के कारण सभा इतनी बड़ी हो गई। शेखपुरा के लोगों ने देखा कि जलवा तो एनडीए का ही, तो जलवा दिखाने का भी तो वक्त होता है ना जब सामूहिक होता है ना। अब तो वक्त आ गया है जलवा दिखाने का। अगर आप आज बेगूसराय की यात्रा में आरजेडी के लोग होते, राहुल गांधी की यात्रा में रोज नहीं रहे, कन्हैया की यात्रा में नहीं रहे, लेकिन आज राहुल गांधी जब आए थे तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था कि आरजेडी के लोग भी रहते, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहते। आखिर लेनिनग्राद कहते थे उसको, बेगूसराय को लेनिनग्राद कहते थे। अभी भी 2 एमएलए वहां से कम्युनिस्ट पार्टियों के जीते हुए हैं। तो वहां अगर कम्युनिस्ट पार्टियां भी होती, कांग्रेस और आरजेडी के लोग होते तो क्या ह्यूज इंपैक्ट होता, क्या उसका असर बनता। चुनाव के समय में आप इस तरह से ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स ही तो है, चुनाव के पहले सारी चीजें ऑप्टिक्स होती हैं। आपको परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में जाना होता है, एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कि बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ राहुल, लेकिन आप नहीं कर रहे। कांग्रेस एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के लिए एक पॉलिटिक्स कर रही है बिहार में। तो हैरानी इस बात की हो रही थी, जो कह रहे थे राहुल गांधी, आज हम उनको सुन रहे थे, तो क्या वो लालू यादव से अलग, जैसा आपने शुरू में कहा कि वो लालू यादव से वोट छीन लेंगे, भाई लालू यादव का वोट आप नहीं छीन सकते हैं ना, आप कहीं भी किसी का नहीं छीन सकते हैं वोट, क्योंकि आपकी जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो नेता की तो आइडेंटिटी देखी जाएगी। नेता की आइडेंटिटी देखी जाएगी तो आपकी आइडेंटिटी तो कौल ब्राह्मण की है,
तो आप उस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में कैसे छीन लीजिएगा यादव का वोट किसी से, और किसी से कोयरी का वोट, किसी से कुर्मी का वोट? आप वो वोट नहीं छीन सकते हैं। बिल्कुल। आप एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं कि हमको बहुजन की राजनीति हम कर रहे हैं, जिसका फायदा ओवरऑल आपके अलायंस को मिलेगा। लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स क्यों करना, इस तरह की पॉलिटिक्स में क्यों जाना कि आप अपने सहयोगी पार्टी के ही दुश्मन दिखने लगे? ये नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फिर एक आपके बीच की जो फॉल्ट लाइन है, जिस फॉल्ट लाइन को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जाहिर किया जाता है, उस फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल तो कर सकती है ना भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो आपका विपक्षी है वो कर सकता है, आपके डिवीजन का, आपके फॉल्ट लाइन्स का। तो चुनाव के पहले फॉल्ट लाइन्स को बढ़ाया नहीं जाता है, चुनाव के पहले फॉल्ट लाइन्स को भरा जाता है, जो दरार होती है उसको भरा जाता है। तो राहुल गांधी उसको भरने के बदले और उसको चौड़ा किए जा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि इससे हम लालू यादव से बार्गेन कर लेंगे। लालू यादव से बार्गेन करने की आपकी 4 रैलियों से और कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस की ऐसी ताकत नहीं बढ़ जाएगी कि आप लालू यादव से बार्गेन कर लेंगे। बिल्कुल। आपका स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है, जमीन पर आपकी ताकत क्या है, आप कितना % वोट कमांड करते हैं इंडिपेंडेंटली। जो आप इंडिपेंडेंटली वोट कमांड करते हैं, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। अलायंस में मुसलमान भी आपको वोट देता है, वो आपकी ताकत नहीं है। बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंटली कितना वोट कमांड करते हैं? और इंडिपेंडेंटली कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में बहुत कम वोट कमांड करती है, 2-4% वोट कमांड करती है, और वो भी वोट सवर्णों का है। कोई आपने वो बात सुनी थी दिल्ली में ना, 2005 के चुनाव का उदाहरण, 2010 के चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा था कि 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। तो आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ जो है वो 4% वोट का है, और वो तो आप 400 करोड़ खर्च करने की स्थिति में भी नहीं है। स्थिति में भी नहीं है। और वो जो सारा वोट आप इंडिपेंडेंटली कमांड करते हैं, वो फॉरवर्ड का वोट है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े बिहार में कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। बिहार में क्या, पूरे देश में नहीं करते हैं। 5-10% वोट, 20% मिलता हो देश भर में, अलग बात है। बिहार में तो पिछड़े कभी वोट नहीं करते थे कांग्रेस पार्टी को, और दलित का, मुसलमान का और फॉरवर्ड का वोट था आपके पास। तो मुसलमान आपके साथ अलायंस की वजह से, आरजेडी की वजह से दलित वोट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। तो जो आप वोट कमांड करते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो वोट इंडिपेंडेंटली, वो फॉरवर्ड का है जी, ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करके इसी पर आप बार्गेन करेंगे। लालू यादव से सीट की बार्गेनिंग इसी ग्राउंड पर होगी, क्या फॉरवर्ड वोट ले आएंगे? लोग ही हैं जो इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार मानते थे। बिल्कुल मानते थे। तो आप इसी ग्राउंड पर आप बार्गेन करेंगे, और इसी ग्राउंड पर आपको सीटें मिलेंगी। इस रेटोरिक से आपको वोट नहीं मिलेगा कि आपने पिछड़ों के लिए बड़ी जोर जोर से बातें कही है, बहुत जोर से बोले हैं, इससे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, राहुल गांधी आज बिहार में थे 3 महीने में तीसरी बार, और उन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप अपर क्लास के नहीं हैं तो सेकंड क्लास सिटीजन आप हैं, लेकिन बिहार में अपर क्लास वाले भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत कास्ट या तो स्वयं तीसरे और चौथे दर्जे के हैं। यदि इन्हें राजनीतिक ताकत प्राप्त करनी है तो इन्हें दरबार किसके यहाँ लगाना होता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।